हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? देखो, अभी हम आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एसिड बेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अब तक मैंने आपको इस वीडियो में एसिड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। अर्थात हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंट बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत ही सिंपल। आपने जैसा एसिड पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट करते चले जाओ, क्या बन जाएगा? अपने आप बेस का प्रोसेस हो जाएगा। अर्थात हमने जो पढ़ा अब उसमें से हम उसको इन्वर्स कर देंगे तो वो सब बेस के लिए हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बेस। क्या होता है बेस? तो हम सबसे पहले बेस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, बेस की डेफिनेशन के लिए मैंने क्या किया, ये बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर हमने ये बेस सॉल्यूशन भर दिया। ये आपके बेस सॉल्यूशन है। इस बेस सॉल्यूशन को भरने के बाद में इसमें मैंने एक लिटमस डाला है और ये रेड कलर का लिटमस है। ये रेड कलर का जो लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बेस। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? तो इसकी डेफिनेशन हो गई, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कि आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं, एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, और जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। अब बात आती है यहाँ से बेस के आगे के बारे में। आपके बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और जनरली हम बात करें तो बेस आपके जो साबुन हैं उनमें होते हैं। तो हम यहाँ से सबसे फर्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। अर्थात हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस कि बेस का क्लासिफिकेशन क्या होता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस में अगर हम सबसे बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट होगा आपका अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन, हम डिसोसिएशन के अंदर बात करें तो आपको पता है डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग बेस टू टाइप का होगा। जैसे एसिड भी टू टाइप का होता है वैसे बेस भी टू टाइप का होगा। एक तो होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक कौन सा होगा बेटा? वीक बेस। एक बेस होता है आपका स्ट्रॉन्ग और एक होता है आपका वीक बेस। अब आप मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस उसको हम बोलेंगे जो वाटर में कंप्लीट क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। अर्थात वो बेस जो वाटर में कंप्लीट आयनाइज हो जाता है एंड गिव मोर हाइड्रोक्साइड आयन, और जो वाटर में मोर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो फिर अब बताओ वीक बेस किसको बोलेंगे? तो वीक बेस उसको बोलेंगे जो कंप्लीट आयनाइज नहीं होता, ओनली पार्शियली आयनाइज होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे विच पार्शियली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोले तो बेटा वाटर। अर्थात आपका वीक बेस वो होता है जो वाटर में कंप्लीट आयनाइज नहीं होता, ओनली पार्शियली आयनाइज होता है एंड गिव स्मॉलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ध्यान दे बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होता है, जबकि आपका वीक बेस वो होता है जो वाटर में कंप्लीटली नहीं पार्शियली आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो मोर OH माइनस आयन देगा, बट वीक बेस वो है जो आपको लेस OH माइनस आयन देगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके आगे की मतलब कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब उनके कुछ कैरेक्टर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आगे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अभी हमने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस में कंप्लीट आयनाइज होता है, इसमें पार्शियली आयनाइज होता है।
जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो मैंने एग्जांपल लिया NaOH इन एक्वस प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में, इसका डिसोसिएशन होगा ये Na प्लस और साथ में क्या बनाएगा OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वही वाटर लिक्विड एरो, वही K प्लस एक्वस में और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस में। ध्यान रखना आपके जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हमेशा इस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो, कहने का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने सपोजेट यहाँ पर ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। अब की बार हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाएंगे, ऊपर ले रहे हैं वाटर, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस एक्वस। और हमने देखो इस एरो का साइन लिया है, तो वीक के लिए हमेशा रिवर्सिबल साइन का एरो होता है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं ले लूँगा यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही रिवर्सिबल एरो वाटर के साथ L, क्या हो जाएगा बताओ, कैल्शियम आयन प्लस 2OH, 2 हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इनके एग्जांपल है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस रिप्रेजेंटेड बाय रिवर्सिबल एरो, हमेशा रिवर्सिबल एरो के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। अब बात आती है एग्जाम्पल, तो इसके अंदर तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो दो एग्जाम्पल तो आपके सामने लिखे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर हम बात करें तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, अर्थात कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म भी इसी में होगा। आगे बात करते हैं कि आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेटा वो कम्प्लीटली आयनाइज है, और कम्प्लीटली आयनाइज होने की वजह से ये क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात इनमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लिखेंगे ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान रखना इन सभी को हम स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑल वीक बेसेज आर आल्सो कॉल्ड वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स, अर्थात इनको हम वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होता। उसका रीज़न है क्यों, बिकॉज गिव मोर OH आयन, ये क्या करते हैं बिकॉज गिव लेस OH माइनस आयन, क्योंकि जब इनका डिसोशिएशन करते हैं तो हमें ज़्यादा आयन मिलते हैं, इनका डिसोशिएशन करते हैं कम आयन मिलते हैं। तो इनके अधिक आयन होने की वजह से इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जबकि इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम इसमें सेकंड डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका होगा अकॉर्डिंग टू कंसर्टेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है कि कंसर्टेशन के अकॉर्डिंग भी हम बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो आपका हो जाएगा कंसर्टेड बेस और एक होगा डाइल्यूट बेस। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं कंसर्टेड बेस। एक तो हो गया आपका कंसर्टेड बेस और एक हो गया आपका डाइल्यूट बेस। तो ध्यान दें, एक हम डाइल्यूट बेस के बारे में डिस्कस करेंगे और एक हम कंसर्टेड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एसिड में भी कहा था और आपको बताया था कि कंसर्टेड बेस वो होता है जिसमें वाटर बहुत कम होता है या एब्सेंट होता है, जबकि अगर हम बात करें
तो डाइल्यूट वो होता है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो बताओ कंसंट्रेटेड बेस किसको बोलेंगे? तो कंसंट्रेटेड बेस का मतलब हो गया कंटेन लिटिल और नो वाटर इन बेसिक सॉल्यूशन। अर्थात आपका कंसंट्रेटेड बेस वो होता है जिसके अंदर वाटर बहुत कम होता है या वाटर एब्सेंट होता है। जबकि अगर मैं डाइल्यूट में बात करूं तो डाइल्यूट के लिए लिखेंगे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन बेस सॉल्यूशन। अर्थात अगर हम कंसंट्रेटेड और बेस की बात करें तो कंसंट्रेटेड में बेस की जो अमाउंट है वो वाटर से ज़्यादा होती है, जबकि अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट में बेस की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन से मतलब है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। अर्थात आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट क्या है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ बेस वाटर से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर बेस से मोर है। अब अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड की बेस की, तो आपके जितने भी कंसंट्रेटेड बेस होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या? बिहेव स्ट्रॉन्ग बेस नेचर। जबकि बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा बिहेव आपके वीक बेस नेचर। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं, जबकि ये वीक बेस की तरह नेचर करते हैं। अब आप बताओ अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इनका आयनाइज मोर होगा, तो हम क्या लिखेंगे? मोर आयनाइज एंड गिव मोर OH माइनस आयन। जबकि बताओ यहाँ पर क्या होगा? आपको पता है यहाँ पर इनका आयनाइज लेस होगा, तो यहाँ लिखेंगे लेस आयनाइज एंड गिव लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। इनके अंदर जब ऑलरेडी बेस की कंसंट्रेशन या अमाउंट कम होती है तो ये OH माइनस आयन भी हमें क्या करेंगे? कम देंगे। इसी के साथ आपका ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर भी हम सबसे पहले जो लेने जा रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका होगा टेस्ट। तो बताओ बेस, आपका जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। अभी हमने कहा था ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो बेसेज हैव बिटर इन टेस्ट। अर्थात आपके जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। अब आता है नंबर 2। अगर नंबर 2 में हम बात करें तो इनको टच करने पर, मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो साबुन होता है उसमें मोस्टली बेस होता है, और जब हम साबुन को टच करते हैं तो साबुन क्या होता है? अपन को इस स्पॉन्जी टाइप का नज़र आता है। तो इनको जब हम टच करते हैं तो कैसे फील होते हैं? तो इनको टच करने पर ही वे हमें आपके जो सोप हैं उसके जैसे फील होंगे। तो अगला है हमारा फीलिंग इन टच। तो बताओ फीलिंग इन टच कैसे हमें ये फील होंगे? तो फीलिंग इन टच के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपके स्पो वाले मतलब साबुन जैसे हमें फील होंगे। अब आता है नंबर 3। अगर नंबर 3 में मैं बात करूं तो नंबर 3 आ जाएगा इफ़ेक्ट ऑफ इंडिकेटर। आपको पता है कि बेस का इंडिकेटर के रेस्पेक्ट में क्या इफ़ेक्ट है? तो हमें पता है कि ये हमेशा रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन चेंज रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। आपका जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो हमेशा जो है
वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है। आगे बात करें हम नेक्स्ट नंबर 4, तो नंबर 4 में आपकी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमें पता है कि जब ये वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस आयन देते हैं तो कन्फर्म में इनसे क्या होगा, कंडक्टिविटी भी होगी। तो ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो हम लिखेंगे बेसिक सॉल्यूशन शो कंडक्टिविटी, अर्थात जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कंडक्टिविटी भी होती है। इसी के साथ ही इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज और बेस में बी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ध्यान दें, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, किस किस के साथ रिएक्शन नहीं करते। उसमें सबसे फर्स्ट आएगा आपका रिएक्शन ऑफ बेसेज विद मेटल्स, अर्थात बेस की मेटल के साथ रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है, बट बेस में कुछ ही बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हम लिखेंगे सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड गिव H2 गैस। कौन कौन सी मेटल है, सच एज जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जो बेस के साथ साथ एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करती है। इसमें हम सबसे पहले जिंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिंक की रिएक्शन करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये मेटल है, इनके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से बनेगा Na2ZNO2 प्लस H2 गैस। आप देखो Na2ZNO2 जो बना है इसको बोला जाता है सॉल्ट। क्या नाम है इसका, तो बेटा इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इम्पोर्टेंट नाम है, हमें याद होना चाहिए, इसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, 2 मोल, और वाटर सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 2Na2AlO2 प्लस H2, अर्थात यहाँ से भी हमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अर्थात यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaAl2O2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो बेटा इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसको हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, वो ध्यान दें आप, कि आपका जो बेस है एसिड की तरह ही आपके जो मेटल है उसके साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है, बट कुछ ही मेटल ऐसा करती है जिसमें जनरली कौन कौन सी है, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक बनाएगी सोडियम जिंकेट और आपका एल्यूमिनियम बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ध्यान दें कि NaOH एल्यूमिनियम के साथ सोल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए जैसे मान लीजिएगा ये कंटेनर है, ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर के मैंने ये अंदर क्या भर दिया, NaOH का सॉल्यूशन है। आपको पता है अगर ये कंटेनर है और ये NaOH का सॉल्यूशन है तो ये कंटेनर एल्यूमिनियम मेटल का नहीं होना चाहिए। अर्थात हम NaOH को एल्यूमिनियम मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते, अर्थात मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हो गया पॉइंट, NaOH कैन नॉट बी स्टोरेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। कहने का मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में स्टोरेज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, या उसके अंदर उसको हम रख नहीं सकते, ऐसा क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट।
ये सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना NaOH को हम कभी भी एल्यूमिनियम मेटल के कंटेनर में नहीं रखेंगे, इसको हमेशा कहाँ पर रखेंगे, ग्लास कंटेनर में रखते हैं। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब इसमें हम सेकंड डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। हमने ये पॉइंट आपके एसिड में भी पढ़ाया था कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ का डिस्टोर करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंपल रिएक्शन है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaOH एक्वस, इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताओ ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। दोनों में रिएक्शन होगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे ये। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl एक्वस और साथ में बन जाएगा वाटर। NaCl क्या है, सॉल्ट और वाटर। ऐसे ही अगर हम एक और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें तो मैंने लिया है NaOH एक्वस, बेस है ये। इसका रिएक्शन करूँगा H2SO4 एसिड के साथ। बताओ जब इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे, इसके 2 मोल यूज करूँगा, तो यहाँ से सॉल्ट बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो आप देखो यहाँ से आपके पास वाटर का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो इसके आगे 2 लग जाएगा। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, जिसमें सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से थर्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ध्यान दें, एसिड की जब रिएक्शन थी तो वो मेटल ऑक्साइड के साथ थी। अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रह रहे हैं। क्या सेंस है, देखो आप जान दो कि मैंने लिया है नॉन मेटल ऑक्साइड और हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जब पढ़ाया था तब कहा था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब बताओ इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, बेस। तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और बताओ ऐसी रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो ये भी आपके क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है CO2, इसका रिएक्शन कराओ आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रिएक्शन हमने एसिड में भी आपको बताया था। तब हमने आपको क्या कहा था कि हम जो दीवार पर कली करते हैं, अर्थात दीवार पर जब हम पुताई करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये इन्वायरमेंट से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट फॉर्म में और साथ में क्या करेगा, H2O एक्वस फॉर्म में इसका फॉर्मेशन करता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही आपकी जो दीवार है उस पर वाइटनेस आती है। एक और एग्जांपल, CO2 गैस, आपको पता है CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। और नॉन मेटल ऑक्साइड है तो इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक। इसका रिएक्शन करा दीजिएगा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ। बताओ क्या होगा, ये सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ में वही वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये बेस की केमिकल प्रॉपर्टी का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3। अभी हमने जस्ट इससे पहले प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 3 आता है बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर, अर्थात वाटर में बेस की क्या बिहेवियर है। अब आप देखो, बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर की मैं बात करूं तो जैसे ही हम बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, बेस से हमें OH- आयन
और OH माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन ऑब्टेन होता है। तो ध्यान रखना, बेस को वाटर में डिजोल्व करने पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिएगा मैंने ये बीकर लिया है, ये बीकर है और इस बीकर में हमने ये वाटर का सॉल्यूशन भर दिया, मतलब वाटर है इसके अंदर ये, और इस वाटर के अंदर हमने यहाँ से क्या किया है, ये कोई भी बेस है, इस बेस को डिजोल्व कर दिया। तो ये वाटर था, जैसे इसके अंदर हम बेस को डिजोल्व करेंगे आपको पता है ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। और जैसे ये बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में OH माइनस OH माइनस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे कि बेसेज आर डिजोल्व इन वाटर। जब हम बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, एंड गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि बेस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यह हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है, किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। अब आप देखो ये जो सॉल्यूशन था इसके अंदर क्या है, OH माइनस आयन है, और इसके अंदर अगर OH माइनस आयन होगा तो आपको पता है क्या करेगा, ये सॉल्यूशन आपकी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो हम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इस हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, दिस सॉल्यूशन शो कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इसमें कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही होते हैं। इसी के साथ आपका ये पॉइंट नंबर 3 बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से पॉइंट नंबर 4 बेस और एल्कली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम आगे डिस्कस करें तो आपके जो बेस होते हैं, ये एक वर्ड और चलता है एल्कली, इनसे भी इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेस और एक तरफ हम वर्ड लेंगे एल्कली। तो हमें बताना है कि बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है। तो एल्कली से मतलब तो है कि वो बेस जिनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और वाटर में डिजोल्व करने पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। तो क्या बनेगा पॉइंट, वो देखिएगा। तो देखिएगा, इसके लिए डेफिनेशन लिखूंगा मैं, बेसेज विच आर डिजोल्व इन वाटर, बेसेज विच आर डिजोल्व इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। अर्थात वो बेस जिनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे ये बेस है, इस बेस को मैंने क्या किया, ये वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, ये वाटर में डिजोल्व कर दिया, और जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली बोलते हैं। और बेस किसको बोलते हैं, बेस वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसेज विच रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट, अर्थात बेस वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात जैसे ये बेस है, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं एसिड के साथ, तो बताओ किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का। तो बेस तो वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, बट एल्कली वो होते हैं, अर्थात एल्कली उस बेस को बोलते हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अर्थात जो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते उनको हम एल्कली नहीं बोलेंगे। हालांकि वो बेस हो सकता है
हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ी, उसमें आप देखिएगा लुईस के हिसाब से बेस होते हैं जो लोन पे डोनर होते हैं, और आपको पता है ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से बेस होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बेस है वो सब हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो जो बेस हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उनको हम एल्कली बोलेंगे और जो नहीं देंगे उनको हम एल्कली नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला? इसका मतलब कंक्लूजन ये बना कि आपके जितने भी एल्कली होते हैं वो सारे बेसेज होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन, अर्थात नोट क्या बना? नोट ये बना कि ऑल एल्कलीज आर बेसेज। आपकी जितनी भी एल्कली है वो सारी की सारी क्या होती है? बेस होती है। बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कली। बट आपके जितने भी बेस होते हैं बेटा वो सारे बेस जो होते हैं वो एल्कली नहीं होते। तो ध्यान रखना, बेस बड़ा होगा, एल्कली आपका छोटा होगा। कहने का मतलब अगर मैं इनको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूं तो डायग्राम से इस तरह से एक्सप्लेन होगा कि एल्कली जो वर्ड है वो अंदर आएगा और बेस बाहर आएगा। कहने का मतलब ऑल एल्कली आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कली। इसी के साथ आपका ये बेस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।